नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, जो कि परीक्षा से पूर्व रिवीजन करके कौन-कौन से बिंदु को जाना चाहिए, उस पर आधारित है। क्योंकि आप सभी भले ही परीक्षा में जा रहे हैं, लेकिन आपके साथ ही आपको पढ़ाने वालों की भी एक तरीके से परीक्षा है। तो तमाम तरीके से आप सभी को पढ़ाने के बाद हमारे मन में आया कि कुछ की पॉइंट पर आधारित तथ्य अपने विद्यार्थियों को बताना चाहिए, जिससे कि वो परीक्षा के 1 या 2 दिन पहले देखकर सतर्क हो जाएँ और उनको रिवीजन करके जाएँ। तो हमने यूपी एलटी की दृष्टिकोण से या जीआईसी के दृष्टिकोण से या यूँ कहें कि हिंदी विषय के प्रवक्ता संबंधी जितने भी एग्जाम हैं, सभी के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण पर चर्चा करेंगे कि किन-किन तथ्यों को 1 दिन पहले रिवीजन करके जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने आ ये सब लिखा हुआ है। ये फ़ॉर्मूला के लिए या फिर याद करने के लिए जो सूत्र होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है? तो इसका उपयोग अभी हम बताएँगे कि कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि शब्दालंकार कौन-कौन से हैं? तो एक फ़ॉर्मूला हमने अपने समय में बनाया था जब हम खुद परीक्षा दिया करते थे। तो अवश्य नाम से हमने फ़ॉर्मूला बनाया था, जिसके अंतर्गत अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष और यमक ये सभी अलंकार शब्दालंकार की श्रेणी में आते हैं। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अवश्य अपने दिमाग में भी इसको एक से अधिक बार रिवाइज़ करेंगे कि शब्दालंकार है। बाकी जितने भी अलंकार बच रहे हैं, सभी अर्थालंकार के अंतर्गत आ जाएँगे, ठीक? इसके बाद आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर जैसे इन सभी स्वरों को हम परीक्षा प्रश्न पत्र में देखते हैं, तो ऐसे थोड़ा-सा वहाँ पर डर पैदा होता है या फिर दिमाग में आता है कि इसका उत्तर क्या होगा? लेकिन यहाँ पर हमने फ़ॉर्मूला बनाया हुआ है कि अग्र स्वर मतलब कि तीसरा, चौथा, 7वाँ और 8वाँ जो स्वर है, यानी कि इ, ई, ए, ऐ, इनको हम अग्र स्वर कहते हैं और नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम उच्चारण करते हैं, तो जिह्वा के अगले भाग से जिसका उच्चारण हो, वो है। तो देखिए, अगर आपको इ, ए, ऐ याद नहीं होता है, तो 34-78 ज़रूर अपने ध्यान में रखिए कि अग्र स्वर का मतलब 34-78 और जो हमने यहाँ पर गिनती की है, ठीक है? उसी के लिए ताकि आप भी याद रखें। इसमें एक स्वर आप देख रहे हैं कि नहीं है री, वैसे टोटल मानक हिंदी व्याकरण में 11 स्वरों की चर्चा की गई है, लेकिन री को यहाँ पर नहीं रखा गया है, ठीक है? तो इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि जो भी स्वरों का विभाजन किया गया है, उसकी जगह नहीं बनती है, इसलिए उसको हटाया गया, ठीक है? मध्य स्वर के अंतर्गत केवल आपको एक याद रखना है, यानी अ। फर्स्ट स्वर के अंतर्गत 25, 69, 10 यानी आ, उ, ओ और औ। जिन जो क्रम इन सबका बनता है, उसी के आधार पर हमने इसको लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं और आराम से याद कर सकते हैं। जैसे अग्र स्वर 34-78, मध्य स्वर 1, पश्च स्वर 25, 69, 10 जिस तरीके से हम सभी मोबाइल नंबर याद करते हैं या फिर कोई अंक याद करते हैं, वैसे ही इसको भी याद करना है। इसको हमने रेड से ऐसे बनाया हुआ है और सहूलियत के लिए जो अंकों का एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से वर्ण आ रहे हैं उनको भी हमने रख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? लेकिन अपने मन में इन सबको रिवाइज आप कर सकते हैं। ये अपना बनाया हुआ मंत्र है। हो सकता है कि आप अन्य विधि से भी इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें जो जानकारी है, उसी के आधार पर हम आप सभी को बता रहे हैं, जो हम कभी फॉलो किया करते थे। अब बात करते हैं कि समृद्ध कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से समृद्ध स्वर कौन है? तो 34-56 याद आप करिए, ठीक है? ई, ई, उ। इसका मतलब 3, 4, 5, 6 ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना समृद्ध के लिए। तीसरा, चौथा, 5वाँ और छठा जो स्वर है वो समृद्ध में है। अर्ध समृद्ध में 7वाँ और 9वाँ ए और ओ। विपरीत में दूसरे नंबर का जो स्वर है यानी आ है। अर्ध विपरीत में 1, 8 और 10 यानी अ, ऐ, औ। ये अर्ध विपरीत में है और एक जो अंग्रेजी की ध्वनि है जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं,
इस तरीके से प्रयोग होती है ये ध्वनि आ, तो वो भी अर्ध विपरीत में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत कौन कौन से स्वर हैं और उनके नंबर क्या हो सकते हैं। जब आपको स्वर नहीं याद हो रहे हैं तो नंबर को भी आप याद कर सकते हैं। आगे कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा कि अघोष सघोष से संबंधित खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्लियर करके रखिए, अघोष मतलब 12, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष है, यानी कि क और ख, ये क्या हो गया, अघोष हो गया। इसी तरीके से च वर्ग का आप देखिए, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग, जितने भी वर्ग हैं सबका पहला और दूसरा जो वर्ण है वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। सघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि आपको अगर सघोष अघोष याद रखना है तो कोई एक याद रखिए, इसमें दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप अपने दिमाग के फोल्डर में ये बैठा लीजिए कि अघोष मतलब 12। अघोष अगर क्लियर होगा तो सघोष अपने आप क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर वो चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब सघोष में सभी स्वर आ जाते हैं और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, और जो अंतस्थ है य र ल व, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सघोष के अंतर्गत। अल्प प्राण में, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, इसमें सभी स्वर आ जाते हैं और अंतस्थ आ जाते हैं। ठीक है, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, यानी कि अगर आपको महाप्राण अल्प प्राण याद करना है तो आसान है कि आप महाप्राण को याद करिए 24। ठीक है, अपने नोट पे आप ऐसे कर लीजिए, अघोष बराबर 12 और महाप्राण बराबर 24, 12 दूना 24, इस तरीके से कभी हम याद किया करते थे। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के पीछे लिख लेते थे ऐसे कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कोई एक याद करना है, अघोष यहाँ पर याद कर लीजिए, यहाँ पर महाप्राण। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और उष्म जो व्यंजन है वो महाप्राण में आ जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। इसके बाद कई बार सवाल आता है कि कंठ तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं, तो 7 और 8, यानी ए और ए जो वर्ण है या फिर स्वर है वो कंठ तालव्य के अंतर्गत है। कंठोष्ठ्य 9 और 10, यानी ओ और औ है। ठीक है, ये जो अंक यहाँ पर लिखे गए ये खुद के फार्मूले के आधार पर हैं या फिर याद करने के दृष्टिकोण से है, क्योंकि एग्जाम में आपके ज्ञान का तो मूल्यांकन होता है, साथ में आपने कितनी अच्छे तरीके से उसको याद किया है, स्मृति में आपके फार्मूला को कैसे आप अप्लाई करते हैं। थोड़ा मोड़ा भी इधर उधर होगा तो गलत होने के भी चांस है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं अंतिम समय में आप इसको फॉलो करें या फिर अपने दिमाग में रखें। एक सवाल आता है बार बार कि भरत मुनि के अनुसार अलंकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह रहे हैं, लेकिन उसके पहले भरत मुनि ने भी अलंकारों की चर्चा की है और उन्होंने 4 अलंकारों की बात की है, आज जिसको कि हमने याद करने के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो यहाँ पर मैं आप सभी के सामने बैठा हूँ, हमारी भी पृष्ठभूमि रही है मेहनत करने वालों की, कोई गॉडफादर इत्यादि नहीं था। मेहनत करने के कारण ही हमें लगता था कि सफलता मिलेगी, तो इसी तरीके से फार्मूला इत्यादि हम लोग बनाया करते थे। तो उर्दी हम इसको पढ़ते थे, क्योंकि एक विषय मेरा उर्दू भी था, 6 महीने हमने इसकी पढ़ाई की, तो इसी से हमने जोड़ लिया था, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। तो उर्दी हो गए यहाँ पर, इसको भी आप ध्यान में रखिए, कई बार सवाल पूछा जाता है। आपने तमाम अलंकारों को पढ़ा होगा, दीपक अलंकार अपेक्षाकृत कम प्रयुक्त होता है, आपने इसको ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन भरत मुनि ने दीपक अलंकार एक माना हुआ था। तो उम्मीद है कि अलंकार को लेकर भरत मुनि के क्या विचार रहे हैं, कौन कौन से अलंकारों को उन्होंने माना है, इसको आप यहाँ पर देख लेंगे। अब बात करते हैं कि उपभाषाओं और बोलियों से संबंधित सवाल प्रायः पूछे जाते हैं, 2-4 सवाल रहते ही हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है और पूर्वी हिंदी में कौन बोली है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। खासतौर से बघेली और बुंदेली को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसको क्लियर करके रखिए। 1-2 प्रश्न यहाँ से आने ही आने, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और हमारी बात भी याद आएगी कि हाँ, हमने अलर्ट किया था। एक सवाल आता है कि संकलन त्रय में कौन शामिल है, ये सवाल कई बार घुमा फिरा कर आ जाता है, चूंकि ये नाटक इत्यादि से संबंधित है, इसमें संकलन त्रय की बात है, स्थान, काल, कार्य।
ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए, कई बार सवाल आता है। छंद की बात करें तो दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका में कौन सम है, कौन अर्ध सम है, कौन विषम है, कितनी कितनी मात्राएं हैं, ये सारी चीजें एक बार आप क्लियर करके जरूर एग्जाम में जाएंगे। इन सभी बिंदुओं को लेकर हमने ऑलरेडी आप सभी को पढ़ाया हुआ है, कोई नई चीज हम नहीं बता रहे हैं, बस सतर्क कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे सवाल कई बार पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन कौन है, तो य और व को बिल्कुल ध्यान में रखिए। लुंठित के बारे में पूछा जाता है, लुंठित स्वर कौन है, व्यंजन कौन है, तो वो र हो गया। पार्श्विक व्यंजन ल हो गया। काकल्य ध्वनि ह हो गया, बल्कि इन सभी को ध्वनि बोला जाता है। ठीक है, कि लुंठित ध्वनि कौन है, तो र बता देंगे आप, पार्श्विक ध्वनि ल, काकल्य ह। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दो प्रश्न यहाँ से जरूर रहेंगे और आप सही करके आ जाएंगे। आगे बात करते हैं हम हिंदी साहित्य का इतिहास के पोर्शन पे आप किस पर फोकस करेंगे, क्योंकि इतना विस्तृत सिलेबस है। सिलेबस देखने में तो छोटा है, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो वो धीरे धीरे विस्तार लेना शुरू कर देता है और वही विस्तार हमें डराता भी है। तो फिर भी आप एक दिन पहले क्या क्या फोकस करके जाएंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इतिहास लेखन की परंपरा जो रही है गार्सद तासी से लेकर सुमन राजे तक, प्रामाणिक तौर पर उनको पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए, तथ्यों को भी ध्यान में रख लीजिए। ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, बस आपको एक बार ध्यान देना है। इतिहास के जो प्रमुख ग्रंथ रहे वो इसी टॉपिक से तैयार हो जाएंगे। लेखन की परंपरा आप पढ़ेंगे तो ग्रंथ भी आपके तैयार होते जाएंगे। हिंदी के प्रथम कवि और प्रथम रचना से संबंधित कई बार सवाल पूछे जाते हैं, इनको भी क्लियर करके जाइए। और ये भी पूछा जाता है कि फला आलोचक ने किस कवि को पहला हिंदी का पहला कवि माना है या फिर हिंदी की पहली रचना है, तो उसके मुताबिक जरूर ध्यान में रखिए। आदिकाल के नामकरण से संबंधित सवाल प्राय पूछे जाते हैं, तो जो अब तक पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उनको पूरा ध्यान रखकर जाइए। आचार्य शुक्ल द्वारा वीर गाथा काल के आधार ग्रंथ जो रहे, जिसके आधार पर उन्हें 12 ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल कहा था, उन ग्रंथों को जरूर एक बार रिवाइज करके जाइए और उनके रचनाकारों का नाम भी ध्यान में रखिए। एक दो सवाल वहां से आ जाएगा। हिंदी नवरत्न के कौन कौन से कवि हैं, इनको भी एकदम से आप क्लियर करके जाइए, ध्यान में रखकर जाइए। नवनाथों के नाम कौन कौन से हैं, इनको भी क्लियर कर लीजिए। रासो कवि और उनकी रचनाएं आप जरूर एक बार दोहरा कर जाइए। खासतौर से जो पृथ्वीराज रासो है, इसकी प्रामाणिकता को लेकर जो भी सवाल बनते हैं उसको भी ध्यान में रखिए कि कौन प्रामाणिक माना है, कौन अर्ध प्रामाणिक माना है, कौन इसको जाली कहा है। ये सारी चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रख के जाइए, हो सकता है कि एक दो सवाल आ जाए यहाँ पर। फिर सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, सिद्धों की संख्या को लेकर कई बार सवाल पूछा जाता है, तो संख्या ही याद करना है और 4-5 जो इतिहास ग्रंथों में नाम दिए गए हैं सिद्ध कवियों को और उनकी रचनाओं को ध्यान में रखना है आपको। जैन कवि और उनकी रचनाएं भी आप फोकस करके जाइए। निर्गुण या संत कवि और उनकी रचनाएं, कई बार सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन निर्गुण कवि है कौन नहीं है। इसी टाइप से आप देखेंगे कि कुछ कुछ सवाल दिखाई पड़ेंगे। रामानंद के जो 12 शिष्य रहे हैं उनके भी नामों को जरूर ध्यान में रखिए, इनमें से कौन नहीं है, ये सब सवाल बन सकते हैं। सूफी कवि और उनकी रचनाएं उसी हिसाब पर तैयार करना है। राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं, कि राम भक्त कवि कौन कौन है। जब भी बात होती है तो दिमाग में तुलसीदास का नाम आता है, लेकिन इनके अलावा आप लोगों को और ध्यान में रख के जाना है। कृष्ण भक्त कवि और उनकी रचनाएं, रामचरितमानस के कांड क्रम से बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखिए, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है कांड। पिछले साल के प्रश्न पत्रों में सब सवाल आए हुए हैं, उनको ध्यान रखिए। अष्टछाप के कवियों का एकदम से क्लैरिफिकेशन करके जाइए कि कौन बल्लभाचार्य के हैं, कौन विठलनाथ के हैं। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखिए। रीतिबद्ध कवियों के नाम को एकदम से क्लियर करके रखिए, कौन कौन रीतिबद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवियों की जब भी चर्चा की जाती है तो इकलौता नाम आता है बिहारी लाल की, तो ज्यादा इनको नहीं याद करना है, एक कवि हो गए यहाँ पर। इसके बाद रीति मुक्त कवियों में घनानंद समेत जो उनका पूरा ग्रुप है, घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, इनको क्लियर करके जाइए, इनकी रचनाओं को क्लियर करके जाइए। भारतेंदु मंडल से सवाल पूछे जाते हैं कि भारतेंदु मंडल में कौन नहीं है, इस तरीके से तो क्लियर करके जाइए। ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट में ये सब करवाया हुआ है, लेकिन एक बार जरूर आप ध्यान रखिए, क्योंकि अंतिम समय में हम लोग महा मैराथन और क्या क्या प्रैक्टिस सेट देखते हैं, लेकिन अपने को वक्त नहीं देते हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आप लोग एक दिन पहले खुद को वक्त दीजिए, अपने जो भी वीकनेस है और जो मजबूती है उस पर ध्यान रखिए, खासतौर से कमजोरी पर एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। नहीं तो पता चला कि आप प्रैक्टिस सेट करते रह गए और अचानक आप एग्जाम हॉल में चले गए और जो गलतियां कर रहे थे वही एग्जाम हॉल में भी करने लगे। थोड़ा सा अपने को वक्त दीजिए, रिलैक्स मोड में रहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक आध दिन तो बिल्कुल मोबाइल इत्यादि नहीं देखना चाहिए, किताबों पर ही भरोसा करना चाहिए।
तो भारतेंदु मंडल तैयार करके जाइए। भारतेंदु योगीन पत्र और संपादक, यहाँ से आप देखेंगे दो चार सवाल रहते ही रहते हैं कि कवि वचन सुधा के कौन रहे, ब्राह्मण के कौन रहे, ठीक है, हिंदी प्रदीप के कौन रहे, और इसी तरीके से प्रेमघन की एक पत्रिका रही है। तो सभी का आपको क्लियर करके जाना है। द्विवेदी मंडल यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के आसपास में कौन लोग रहा करते थे, और उनको जरूर ध्यान में रखिए। साथ में सरस्वती पत्रिका का एक बड़ा इतिहास रहा है कि इसके पहले संपादक कौन थे, संपादकों का पूरा एक मंडल था, और महावीर प्रसाद द्विवेदी कब आए और कब तक संपादन किए, क्या उसकी भूमिका रही, कौन कौन सी कहानियां छपी। सरस्वती पत्रिका को अच्छे से तैयार करके जाना। इसके बाद स्वच्छंदतावादी कवि और उनकी रचनाएं, खासतौर से काव्य रूप, क्योंकि स्वच्छंदतावादी कवियों की जब भी हम रचनाएं पढ़ते हैं तो ज्यादातर उसमें खंड काव्य आपको दिखाई पड़ते हैं, तो उन काव्य रूपों को भी ध्यान में रखना है। इसी तरीके से छायावादी कवि और उनकी रचनाओं को क्लियर करके एकदम जाइए कि कब कौन किसका प्रकाशन हुआ, किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाओं को भी तैयार करके जाना है। प्रयोगवादी कवि और उनकी रचनाएं, सप्तक के चारों सप्तकों के कवियों और उनकी रचनाओं का नाम अपने दिमाग में रखना है। यहाँ से दो चार सवाल बिल्कुल आपको मिलने तय हैं। जैसे आपके दिमाग में आता है कि हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, सवाल बनेंगे कहाँ से, तो ये वही सब पॉइंट है जहां से सवाल बनते हैं। नई कविता के कवि और उनकी रचनाओं को ध्यान में रखिए, और खास तौर से यहाँ से लेकर स्वच्छंदतावादी, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, इन सब की प्रवृत्तियों को भी ध्यान रखिए। ठीक है, इन पर हमने ऑलरेडी आप सभी को मेंस की तैयारी कराते समय बताया हुआ है, बहुत कुछ बताया है। वो भी वीडियो काफी काम में आएगी, जो विद्यार्थी निस्वार्थ भाव से, यानी कि थंबनेल को बिना देखे अपने लिए पढ़ाई किए हैं, निश्चित तौर पर मेंस उनके लिए काफी अहम भूमिका निभाएगा यहाँ पर। तो ये तो हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पद्य के रूप में लिया। जब भी गद्य की बात आती है तो इसका भी पूरा बड़ा सिलेबस है। फिर भी आप ध्यान रखकर जाइए, भारतेंदु के मौलिक और अनुदित नाटक कौन कौन से रहे, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। कई बार घुमाकर पूछ दिया जाता कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा अनुदित नाटक नहीं है या फिर मौलिक नाटक नहीं है, तो ये पूरा तैयार करके जाना है। प्रेमचंद का कथा साहित्य यानी कि कहानी और उपन्यास बिल्कुल आपको ध्यान में रख के जाने, ठीक है। पात्र योजना भी थोड़ा बड़ा आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। जयशंकर प्रसाद का कथा साहित्य, जयशंकर प्रसाद ने कविताएं तो लिखी हैं, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि नाटक भी लिखा, कहानी, उपन्यास सब कुछ लिखा है, तो इनको भी आपको देख के जाना है। अज्ञेय का कथा साहित्य, कहानी और जो उपन्यास है अज्ञेय के। रेणु का कथा साहित्य तैयार करके जाइए। कहानी आंदोलन और प्रवर्तक, कहानी आंदोलन की शुरुआत होती है, नई कहानी आंदोलन, फिर इसके बाद आप देखेंगे छोटे छोटे कालखंडों में तमाम कहानी आंदोलन चले हैं, उनके प्रवर्तक कौन कौन है उनको ध्यान रखना है। मोहन राकेश के नाटकों का भी आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान रख के जाना पड़ेगा। तो ये तो मुख्य रूप से जो गद्य साहित्य के अंतर्गत जिनको कि हमें ध्यान में रख के जाना चाहिए हमने बताया यहाँ पर, खासतौर से कहानी, उपन्यास, नाटक और कथा साहित्य के हिसाब से हमने बताया। लेकिन जब भी निबंध की बात आती है तो बहुत सारे निबंधकार हैं, किसको पढ़ें किसको छोड़ें, लेकिन अंतिम समय में आप कम से कम बालकृष्ण भट्ट के निबंधों को एक बार जरूर देखिए, क्या क्या उन्होंने लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय के निबंधों को जरूर एक बार रिवाइज करके जाइए, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से तैयार कीजिए, ठीक है। निबंध ये सभी तैयार रहेंगे तो आपके लिए जो कथन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं कि किसके कथन है वो भी तैयार हो जाएंगे। आलोचना में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी को बिल्कुल क्लियर करके आप जाइए। यहाँ से भी आपके कथन पर आधारित जो सवाल आते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अन्य गद्य विधाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको बहुत ही रिवीजन की मांग है, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले कम से कम जो आपके पास वन लाइनर किताब है गोविंद सरस्वती पांडे, संपूर्ण भाग अन्य गद्य विधाएं की संपूर्ण भाग PYQ के आधार पर एक बार रिवाइज करके जाइए, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। अगर हम कोई चीज बोले कि फला को ही पढ़ना है, फला को नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर गलती हो सकती है, क्योंकि इसमें अगर दो चार नए क्वेश्चन आ जाएं तो ये प्रश्न पत्र को कठिन बना सकते हैं। तो अन्य गद्य विधाओं का जो पोर्शन है आपके पास जो किताब है उसे एकदम से रिवाइज करिए, छोड़ दीजिए मैराथन क्लास और ये सारी चीजें। एक बार अपने को समय दीजिए कि कहां पर आप फंसते हैं। अगर हम काव्य शास्त्र की बात करें तो प्रमुख संप्रदाय, आचार्य और उनके ग्रंथों को जरूर एक बार ध्यान में रख के जाइए, ठीक है। जो भी संप्रदाय है उनके आचार्य हैं और प्रमुख ग्रंथ, यहाँ सवाल, और इनके समय सीमा को भी ध्यान में रखिए कि कौन कब है, कौन उत्तरार्ध में, कौन पूर्वार्ध में। भरत मुनि के अनुसार रस
कितने हैं और उनके नाम क्या क्या है। ठीक है, रस सूत्र की व्याख्या लोगों ने की। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य जो रहे हैं उनका पूरा याद करिए कि कौन कौन सा सिद्धांत दिया, किस दर्शन पर आधारित है। ठीक है, साधारणीकरण को लेकर किन किन लोगों ने चिंतन मनन किया है उसको तैयार कीजिए। काव्य दोष को लेकर जो भी हमने एक वीडियो बनाई हुई मेंस के आधार पर, उसको अगर तैयार कर लेते हैं तो भी आपका काव्य दोष कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काव्य शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स है जिनको कि ध्यान रखना है। अब बात आती है कि संस्कृत साहित्य और व्याकरण को कैसे हम तैयार करें, तो इसको लेकर बहुत तनाव में नहीं रहना है। विगत वर्षों का जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा उसके आधार पर ही रिवीजन करना है। आपको तमाम प्रश्न मिल जाएंगे परीक्षा हॉल में जो आप रिवीजन करके गए होंगे। ठीक है, तो इसको लेकर बहुत चिंतन नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है जो शब्द रूप है या धातु रूप है जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं उनको एक बार जरूर क्लियर करके जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, शॉर्ट में अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए हमने सोचा कि आपको बताएं और अपने हिसाब से बताने का प्रयास किया हुआ है। और तब इसको हम बता रहे हैं जब ये मानकर चल रहे हैं कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि सही बात यह है कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती है, एग्जाम खत्म होने के बाद ही तैयारी पूरी होती है। तो जितना भी आपने पढ़ा हुआ है और इस जो भी हमने रिवीजन करने के पॉइंट को बताया हुआ है, अगर आप किसी को छोड़ रहे थे तो एक बार जाकर उसको देखिए और थोड़े से अपने को वक्त दीजिए। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, ठीक है ना। पता चला कि आप आराम भी नहीं किया और सीधे एग्जाम हॉल में गए तो फिर आपका दिमाग भी नहीं काम करेगा। क्वेश्चन अगर ठीक से आप नहीं पढ़ेंगे तो उत्तर तक नहीं जाएंगे। चलते चलते मैं एक ही बात कहूंगा कि क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है, धैर्य के साथ पढ़ना है और फिर उत्तर को देना है। ठीक है, और कोशिश ये कीजिए कि माइनस मार्किंग के बावजूद भी आप 100 के आसपास में क्वेश्चन को सही कीजिए। ठीक है, तब आप 15 गुना में आ जाएंगे। बाकी इतना तैयारी आपने कर लिया होगा कि क्वेश्चन पेपर को देखते ही पैटर्न को भी समझ जाएंगे कि ये कठिन है कि बीच का है या फिर आसान है। तो जिस हिसाब से रहेगा, आसान रहेगा तो आप और बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, बीच का रहेगा तो फिर उसी तरीके से करना है, कठिन रहेगा तो फिर सावधानी के साथ आपको अपना पेपर हल करना है। तो कम से कम क्वेश्चन पेपर मिलते ही एक बार जरूर उसको उलट पलट लीजिए। शुरुआती सेट में अगर आपके सेट में क्वेश्चन कुछ कठिन है, शुरुआती 8-10, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं। आपको थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करना है, संयमित करना है और ये अपने से बात करना है कि हमने तो अच्छी तैयारी की है, आगे हमारे लिए क्वेश्चन बने होंगे। तो ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान में रखिए। और नहीं तो पता चला कि आप क्वेश्चन को ही देखकर घबराना शुरू कर दिए तो फिर बहुत सारे आते हुए प्रश्न भी आपके प्रभावित होंगे और आपका एग्जाम खराब होने जाएगा। तो खराब कैसे होगा जब आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमने आपको सतर्क कर दिया है, हमने आपको वो मंत्र दे दिया है कि आपको प्रश्न पत्र कैसे हल करने। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।